कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तुमने तो मेरी नकल उतार ली पूरी। है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर इधर साला इधर तकलीफ होता है जब कोई हमारी नकल उतार लेता है। हाँ लोग सपोज दैट तुम बहुत शरीफ बालक हो, बिल्कुल शरीफ दूध के धुले हुए बालक हो। अब तुम लोग क्या करते हो, गर्ल्स कॉलेज के सामने जाकर खड़े हो जाते हो रोड पर आती हुई स्कूटीज देखने के लिए। तो अब देखो कोई स्कूटी आ रही है यहाँ से, तब तुम्हारी नज़र क्या हो जाती, तुम्हारी मुड़िया घूम जाती है, मुंडिया ऐसे करके। हेलो गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स की जी मेंस प्लस एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बेहद ही इंटरेस्टिंग है जिसका आप लोग दिल थाम कर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सर, नेशन वांट्स टू नो विच चैप्टर इज दिस। यस, आई एम गोइंग टू टेल कौन सा चैप्टर है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और आपको बताते हैं कि हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और ये चैप्टर है आपका अपना बचपन का पहला प्यार, काइनेमेटिक्स। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो आज हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं टुडेज़ गोल, उससे पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन ये क्या टर्म होते हैं, क्या टर्म्स होते हैं, 9th में पढ़कर आए हो या फिर पढ़ लेना। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, और पढ़ेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और पढ़ेंगे हम ट्राजेक्टरी और उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। जैसा कि आपको मालूम ही है, हम जो पहले लेक्चर लेकर आते हैं किसी भी चैप्टर का, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ बेस बनाते हैं, फिर उससे धीरे धीरे आगे प्रोसीड करते हैं एडवांस लेवल तक। तो मज़ा आएगा। शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स फर्स्ट, काइनेमेटिक्स सेकंड। ठीक है, तो कुछ लेक्चर्स में हमारा चलेगा काइनेमेटिक्स फर्स्ट पार्ट, करीब 10-12 या हो सकता है ज़्यादा लेक्चर भी हो जाएं। हाँ, घबराओ मत, इतने लेक्चर हो सकते हैं क्योंकि तुम कर रहे हो क्या, कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो बेटा। ये जी मेंस है, जी एडवांस है, ये नीट है। देश के लाखों बच्चे बैठते हैं इस एग्ज़ाम में, कोई तुम अकेले बच्चे बैठते हो ये सोच रहे हो अकेले हैं हम, बहुत बैठते हैं। तो चलिए करते हैं काइनेमेटिक्स। देखो ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलके बना है लफ्ज़ काइनेमेटिक्स। एक तो है काइन, काइन, ठीक है, जिसका मतलब होता है ठीक पकड़े, मोशन। और दूसरा वर्ड होता है मैटिक्स, बचपन से जानते होंगे, इसका मतलब होता है मैथ्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन में लगने वाली, क्या, मोशन में लगने वाली मैथ्स, क्या, मैथ्स। तो मोशन में लगने वाली तमाम तरह की मैथ्स को हम यहाँ पे खलास कर देंगे, टुकड़े 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 सब खत्म, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा हम इसमें। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला टर्म जो हमने किया था। तो तुम लोग इस चीज़ को लिख लो, गांठ बांध लो कहीं कि ये क्या होता है। लेक्चर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। इसी नाम से है टेलीग्राम चैनल भी, फिजिक्स टर्मिनल, टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो। रेस्ट, क्या होता है रेस्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम पास होने पर, टाइम पास मतलब टाइम गुजरने पर, टाइम बीतने पर, टाइम बीतता चला जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे,
तब हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और इसी चीज़ को ही हम रेस्ट बोलते हैं। जैसे ये मेरा मार्कर है, यहाँ पे रखा हुआ है मेरे हाथ पर, ठीक है, तुम्हारी टेबल पे रखी हुई है तुम्हारी किताब। देखो समय बीतता चला जा रहा है, मैं यहाँ काउंट करता हूँ 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक 10 सेकंड्स हो चुके होंगे। 10 सेकंड बीतने पर भी 10 सेकंड बीत गए, लेकिन ये मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हुई। मार्कर हाथ पे था, हाथ पे ही रहा, जिस तरीके से था उस तरीके से ही रहा। मतलब इसकी हेड, ये कैप आगे की तरफ थी तो कैप आगे ही रही, और इसका ये पीछे का हिस्से पीछे की तरफ रहा तो ये पीछे की तरफ ही रहा। यानी कि समय बीतता गया लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो इस चीज़ को ही हम कहते हैं रेस्ट की। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मार्कर रेस्ट में है। तुम्हारी टेबल पर रखी हुई तुम्हारी किताब, हॉस्टल में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारी आदत है कि नहाकर आए और गीला टॉवल तुमने बेड पर फेंक दिया। तो अब देखो वो टॉवल बेड पर ही पड़ा हुआ है, समय बीतता चला गया, तुम हॉस्टल से स्कूल या कोचिंग चले गए, कोचिंग या स्कूल अटेंड करके रूम पर वापस आ गए, पूरा लगभग 3-4 घंटे बीत गए, लेकिन बेड पर देखो तुम्हारा टॉवल अभी भी वहाँ वैसा ही रखा है, वहाँ वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं रेस्ट। आई थिंक सबको क्लियर होगा, ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करेंगे। क्या होगा? ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। नोट कर सकते हो, और वैसे टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल तुम्हारा बुक लाइंग ऑन द टेबल, चेयर लाइंग ऑन द फ्लोर, ये इस तरीके के तुम्हारे एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मोशन के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से। मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? मोशन को समझाता हूँ मैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर तुम्हें उससे चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। देखो तुम लोग सपोज दैट तुम बहुत शरीफ बालक हो, बिल्कुल शरीफ दूध के धुले हुए बालक हो। अब तुम लोग क्या करते हो? गर्ल्स कॉलेज के सामने जाकर खड़े हो जाते हो रोड पर आती हुई स्कूटीज़ देखने के लिए। तो अब देखो कोई स्कूटी आ रही है यहाँ से, तब तुम्हारी नज़र क्या हो जाती है? तुम्हारी मुंडिया घूम जाती है, मुंडिया ऐसे करके उस स्कूटी को देखने के लिए। स्कूटी थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाती है, अब तुम्हारी मुंडिया यहाँ से यहाँ हो गई, फिर स्कूटी यहाँ चली जाती है, गेट के अंदर एंटर कर जाती है, तब तुम्हारी नज़र क्या होती है? ऐसे करके स्कूटी की तरफ इधर को घूम जाती है। तो क्या है कि यहाँ से यहाँ आने में और फिर यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लगा होगा, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, जो भी समय लगा हो, समय ज़रूर लगा होगा। तो समय बीता, और समय बीतने के साथ साथ इसकी क्या हुई? पोजीशन चेंज हुई। कैसे पोजीशन चेंज हुई? भाई तुम्हारी मुड़िया पहले इधर थी, फिर इधर हुई, फिर इधर हुई, तो इसका मतलब क्या? पोजीशन चेंज हो रही है। तो समय बीतता चला जा रहा है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। समय बीतने पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो इसी कंडीशन को ही, इसी टेंडेंसी को ही हम कहते हैं मोशन, और ऑब्जेक्ट के लिए कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्लियर है इतनी चीज़? मज़ा आ रहा है? हाँ सर, आपने वाकई में गर्दा उड़ा दिया। तो अब हम शुरू करेंगे आपका एक टॉपिक है जो कि समझ लो यहाँ पे तो बेहतर है, तुम्हारे ही लिए बढ़िया है। ट्रांसलेटरी मोशन। देखो क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन।
मोशन तो वाइब्रेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा, सर्कुलर भी होगा, लेकिन इनके लिए अलग अलग चैप्टर बना दिए गए हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मेंस करना है। क्या चीज़? मेंस। और सिर्फ मेंस पे ही नहीं रुकेंगे हमें तो एडवांस भी करना है। देखो ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट कोई से भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, ये तुम्हें मालूम होगा। ये मार्कर है, ये मार्कर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे कि उस पार्टिकल के सारे ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल के द्वारा तय की गई लीनियर डिस्टेंस बराबर हो, तब हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओ, ये इसके पार्टिकल हैं पी क्यू आर। अब क्या होता है, ये मोशन में है तो इसके जो पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल हैं पी, ये पार्टिकल है क्यू, और ये पार्टिकल है आर। तो अब अगर ऑब्जेक्ट ओ है, ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्टिकल हैं उनके द्वारा तय की गई लीनियर डिस्टेंस अगर सेम हो, क्या ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्टिकल हैं वो अगर मोशन के दौरान सेम लीनियर डिस्टेंस तय करते हैं, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे यहाँ पे समझ लो, पी क्यू, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखो, यहाँ भी ऊपर वाले केस में भी और इस वाले केस में भी जितने भी पार्टिकल हैं उन सब की द्वारा तय की गई लीनियर डिस्टेंस सेम है। तो इसको हम बोलेंगे, इस मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम ऐसे लिख देते हैं, लीनियर डिस्टेंस सेम रहेगी किसकी? पार्टिकल की। किसके पार्टिकल की? ऑब्जेक्ट के। कौन सा ऑब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पार्टिकल अगर सेम लीनियर डिस्टेंस तय कर रहे हैं तब हम बोलेंगे उसे ट्रांसलेटरी मोशन। दो तरह का होता है, कर्वीलीनियर ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इतना नोट कर सकते हो तुम लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, नोट कर सकते हो। मैं रब कर रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो एज यू विश, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। सर मुझे तो उसके साथ रहना अच्छा लगता है। अच्छा, फिर ऐसी बात है, घर पर आकर मारूंगा। चलिए फिर, तो अब हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। क्या होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स? सर वो जो लाइन स्टॉप होने के बाद हम लगाते हैं वो तुम्हारा वो पॉइंट बन जाएगा। तो इसकी तरह इसका ऑब्जेक्ट बताओ, पॉइंट बताओ। पॉइंट हो गया, मैं कह रहा हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। सर पल्स का ग्रेन, पल्स का दाना, दाल का दाना, राई का दाना, सैंड के दाना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अच्छा, बहुत शानदार अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। तो आई वांट टू सैल्यूट यू। सैल्यूट करने को मन करता है, करूँगा नहीं। चलो, नहीं वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ही हैं,
बट व्हाट इफ़, क्या अगर मैं कहूँ कि ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, बस पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कार पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? सर ये ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बस पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कार पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हाँ मेरे लाल, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। चौंक गए ना? टाइड प्लस नहीं, टाइड प्लस नहीं, ये है कॉन्सेप्ट प्लस। समझाता हूँ तो मैं, कॉन्सेप्ट प्लस। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की पहले एक डेफिनेशन लिख लो, सिर्फ इतनी कि जिनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो। ये क्या है? ये क्या साइन है? स्मॉलर देन का। तो स्मॉलर देन हो, बहुत 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 छोटा हो। किसके मुकाबले? किसके मुकाबले? डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, उनके द्वारा तय की गई दूरी से बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ हो। मतलब उनके कंपैरिजन में जो दूरी ये ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूरी तय कर रहे हैं उस दूरी के मुकाबले इनका साइज़ बहुत छोटा हो, तब हम इन्हें क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल देकर समझाता हूँ। 2 स्टेशन ले लेते हैं, ये है बरेली, यह है बेंगलोर। अब इनके बीच की दूरी है 2800 किलोमीटर लगभग। रही है बरेली से बेंगलोर के लिए जा रही है कोई ट्रेन, वो है मान लेते हैं 1.5 किलोमीटर लंबी। ट्रेन कितनी है? 1.5 किलोमीटर लंबी। अब ये है बरेली, ये है बेंगलोर। बिल्कुल मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है, कोई भी इसमें बेंडिंग नहीं है, कहीं से भी ये ट्रैक बेंड नहीं है, कहीं से भी इसमें कोई टर्न नहीं है, मान लेते हैं स्ट्रेट है। तो अब तुम यहाँ पर ट्रेन रखो, बनाओ ज़रा 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन इस पर। तो तुम्हारी इतनी बनाओगे 1.5 किलोमीटर। भाई एक चीज़ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 2800 किलोमीटर है, तो यहाँ 1.5 किलोमीटर यहाँ तक तो हो नहीं सकता। भाई ये 1.5 किलोमीटर यहाँ तक बना सकते हो सकता है। ये तुम्हारा अगर यह हाफ है तो ये कितना हो जाएगा? 1400 किलोमीटर। और ये 1400 किलोमीटर का हाफ है तो कितना हो गया? ये 700 किलोमीटर। तो अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे कहीं जब 1.5 किलोमीटर की ट्रेन बनाओगे तुम यहाँ पे, तो शायद ही यहाँ पे कहीं बन जाएगी तुम्हारी, या यहाँ पर भी कहीं, या इससे भी कहीं कम पास। तो तुम्हारी ट्रेन यहाँ बन के यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी जब तुम बनाओगे। तो देखो कैसा शेप आया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का शेप आया। समझ में आया? सर नहीं, मज़ा नहीं आया। चलो मज़ा दिलाते हैं तुम्हें, मज़े के लिए ही तो बैठे हैं हम, मज़ा दिलाते हैं तुम्हें। देखो स्टार्स, सन एक स्टार है हमारे इस यूनिवर्स में, मिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। तुम्हें मालूम होगा कि सन अर्थ से कितने गुना बड़ा है। सन जो है अर्थ से 13 लाख टाइम्स से बड़ा है, यानी कि 13 लाख गुना बड़ा है। समझ में आया? मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर हम सन के अंदर पृथ्वी फिट करने बैठें तो 13 लाख अर्थ सन के अंदर फिट हो जाएंगी, इतना बड़ा है। और इस यूनिवर्स में ऐसे स्टार भी पाए जाते हैं जो कि सूरज से 600 करोड़ गुना बड़े हैं। यानी उन स्टार्स में अगर हम सन को फिट करने बैठे तो सन 600 करोड़ सन फिट हो जाएंगे एक स्टार में। इतने बड़े स्टार भी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। लेकिन अब ये स्टार्स हमसे बहुत 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 दूरी पर हैं, तो इस वजह से कैसे लगते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम इन्हें अपनी जेब में, पॉकेट में रख लेंगे। इतने छोटे लगते हैं कि हम इन्हें अपनी पॉकेट में रख लेंगे।
और फिर तुम इन्हीं चीज़ को देख के धोखा खा जाते हो और वादा कर बैठते हो तो कि तेरे लिए तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और तुम्हारी बस की बात कुछ है नहीं। ठीक है, तो तुम चांद तारे तो नहीं तोड़ सकते, तुम्हारे तो तुम पत्थर भी नहीं तोड़ सकते, तुम चांद तारे तो तोड़ना तो रही बहुत दूर की बात। तो क्या कहा तुम, क्या समझ में आया कि बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं ये, इस वजह से हमें कैसे लगता है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लगते, बिल्कुल छोटे लगते हैं, इतने छोटे कि हम इन्हें अपनी जेब में रख लें, और फिर तुम धोखा खा जाते हो और वादा कर बैठते हो कि सनम तेरे लिए तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। अब लेक्चर देख लिया, अब आज के बाद ये वादा मत करना कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ये तुमसे कोई वादा करे कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा तो तुम तुरंत मेरा लेक्चर दिखा देना, कहना बताओ है तेरी उसके बाद इतने ये तोड़ के लेकर आओगे। हाँ ठीक है, चलो तो अब समझो यहाँ पे तुम, तो क्या होता है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स समझ में आ गया। ऐसी ऑब्जेक्ट्स की जिनका साइज़ उनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस से बहुत ही कम हो, तो उन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। और इसीलिए ट्रेन को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानेंगे, और पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हम मानेंगे कार को, बस को, सबको ही हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज़? तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट प्लस, मैंने कहा था ये टाइड प्लस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट प्लस है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम अब है हमारा लेक्चर, इसमें जल्दी से हम करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे भी पढ़ाऊँगा तो मैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम NLM करेंगे, इस चैप्टर के बाद हम तुरंत NLM ही करेंगे। ठीक है, नहीं मतलब इसके बाद तो हम करेंगे काइनेमेटिक सेकंड, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम NLM करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वहाँ पर मैं तुम्हें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन एक्सप्लेन करूँगा। समझ लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं हम यहाँ पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखो हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल की काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स में किसी भी पार्टिकल की स्पीड बताएंगे, डिस्टेंस उसने तय की होगी डिस्टेंस बताएंगे, पोजीशन तय की होगी पोजीशन बताएंगे, वेलोसिटी बताएंगे, एक्सीलरेशन बताएंगे। ये अब हम इन सब चीज़ों के बारे में ही बताते हैं काइनेमेटिक्स में। लेकिन ये सारी चीज़ कैसे बता पाते हैं? जैसे अगर हम कह रहे हैं कि 500 मीटर दूरी, जैसे सपोज दैट तुमने किसी स्कूटी के पीछे कहो 500 मीटर तक किसी स्कूटी के पीछे गए तुम, ठीक है, किसी स्कूटी के पीछे तुम 500 मीटर तक गए, तो कैसे पता चलेगा कि तुम 500 मीटर तक गए? तुमने क्या किया, कुछ ना कुछ वहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट माना होगा कि मान लो तुम दीनानाथ की लस्सी की दुकान से, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन हिंदी राइटिंग, दीनानाथ की लस्सी की दुकान से तुम गए 500 मीटर तक। तो तुमने क्या किया, यहाँ दीनानाथ की लस्सी की दुकान को तुमने क्या मान लिया, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो पोजीशन बताने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तुम बताओगे कि यार भाई मैं उस स्कूटी के पीछे 500 मीटर तक गया था, तो 500 मीटर तक कहाँ से तुमने मेज़र करना शुरू किया होगा? कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ही जहाँ से तुमने मेज़र करना शुरू किया होगा। तो क्या करते हैं हम, पोजीशन को बताने के लिए या डिस्टेंस को बताने के लिए, स्पीड को बताने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। वरना कैसे बता पाओगे तुम 500 मीटर, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होता? अगर तुम इस दुकान को तुम रेफरेंस पॉइंट नहीं मानते तब तुम कैसे बताते 500 मीटर? तब तुम कहते यार गया तो था मैं स्कूटी के पीछे, लेकिन कितना गया था तुम बता ही नहीं पाओगे। इससे कोई यहाँ भी हालांकि तुमने अंदाज़ा लगाया है, लेकिन वहाँ तो तुम अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते अगर तुमने कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं माना होता। क्लियर हो इतनी चीज़? तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है इन सब चीज़ों को बताने के लिए। पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सबको मानने के लिए हमें क्या मानना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें,
जो भी हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना है, जो भी हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना है, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर ऑब्जर्वर को बिठा देंगे। ऑब्जर्वर इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला, पोजीशन को, स्पीड को, वेलोसिटी को ऑब्जर्व करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जर्वर भी होगा। तो उस ऑब्जर्वर को हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर बिठा देंगे। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या चीज़, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यही एक्स वाई जेड वाला एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो कि हमने अटैच कर रखा होगा इस ऑब्जर्वर के साथ, इस तरीके से कि इसके ओरिजिन पर हमने ऑब्जर्वर को बिठा दिया होगा। तो ये जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, किस तरीके से कि विद ऑब्जर्वर एट ओरिजिन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सॉरी क्या कहा हमने, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम इस तरीके से कि ओरिजिन पर हमने ऑब्जर्वर को बैठा रखा हो, तो इस पूरे सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम कि जिसमें हमने ऑब्जर्वर को ओरिजिन पर बैठा रखा हो, इन सब चीज़ों को, किन सब चीज़ों को, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमने ऑब्जर्वर को बिठा रखा है। तो इस पूरे सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ, इतनी चीज़ समझ में आया? शॉर्ट में समझ सकते हो, ऑब्जर्वर ही तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ऐसे भी कह सकते हो तुम। क्लियर इतनी चीज़? अब सारी चीज़ें क्या होती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे कि सपोज दैट, जैसे 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 एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ये कोई चौराहा है, ठीक है। अब इस चौराहे पर, चौराहा जहाँ से 4 अलग अलग जगह के लिए रोड से निकलता हो, ठीक है। ये कोई चौराहा है, इस चौराहे पर तुम्हारा कोई दोस्त खड़ा है, जिसका काम सिर्फ खबर देना होता है, खबरी लाल। अब यहाँ से निकलती है तुम्हारी वाली बंदी। अब ये तुम्हारा दोस्त क्या कहता है, तुम्हें कॉल करता है कि भाई किधर है, जल्दी आ, तुम्हारी तेरी बंदी है यहाँ पे। अब तुम आते हो, जैसे ये बात सुनते हो, तुम अपना मम्मी से बहाना करके कि दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, यानी जिस दोस्त ने खबर दी उसी दोस्त के लिए तुम कहोगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ये कहकर तुम मम्मी से जल्दी से निकलते हो। अब वो तो स्कूटी आगे निकल गई, सपोज यहाँ पहुँच गई 500 मीटर पर। तुमने इससे पूछा हाँ भाई कहाँ पर है, इसने कहा कि वो इस रोड पर आगे निकल गई। तुमने पूछा कितना आगे निकल गई, उसने कहा 500 मीटर। क्योंकि यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने यहाँ पर अटैच कर रखा था इस ऑब्जर्वर ने, यानी ऑब्जर्वर यहाँ था, ये 500 मीटर हो गया। ठीक इसी समय तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर एक गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बेचता है, जिससे कि तुमने अच्छी खासी दोस्ती बना कर रखी है। तब तुमने उससे क्या कहा, उससे बताया सब कुछ और सारी बातें, तो और बताया कि ये सफ़ेद कलर की स्कूटी अभी निकली होगी, कितना आगे होगी। तब वो गोलगप्पे वाला बताता है कि यार ये स्कूटी अभी यहाँ से 200 मीटर दूर गई होगी, तो इसके लिए तो ये स्कूटी 500 मीटर दूर हो गई, और इसके लिए स्कूटी कितनी हो गई, 200 मीटर दूर हो गई। समझ में आया इतनी चीज़? तो यानी कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि डिस्टेंस या स्पीड या वेलोसिटी ये सारी क्या होती हैं, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती हैं, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ज़रिए इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। समझ में आ रही है इतनी चीज़? जैसे एक बात पढ़कर आए होगे, तुम एक चीज़ कॉन्सेप्ट पढ़कर आए होगे क्लास 9th में कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स,
क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। कैसे रिलेटिव टर्म्स हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पर बहुत फेमस एग्जाम्पल होता है, किताब हर किताब में दे रखा होता है लगभग ये एग्जाम्पल, कि ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई स्टेज, चलो ऐसा मान लेते हैं, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, और ये पटरी पे चल रही है, ये पटरी है, ट्रैक पे ये कोई ट्रेन है, और यहाँ प्लेटफॉर्म पर तुम अपने अंकल को छोड़ने के लिए आए हो, ठीक है, अंकल नहीं पापा, ठीक है। तो ये तुम्हारे बापू की सीट है, और बापू की सीट के सामने एक बैठी है खूबसूरत सी लड़की, ठीक, समझ में आई इतनी बात। अब तुम यहाँ बाहर खड़े हो, अफसोस से हाथ मल रहे हो, सोच रहे हो कि साला किस्मत ही ख़राब है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें मिलते हैं बीड़ी पीते हुए बुढ़े, और आज हमारे बापू जा रहे हैं तो इन्हें मिल रही है सामने खूबसूरत सी लड़की, इनके साथ बैठ के सफ़र कर रही है। हमारे साथ ऐसा इत्तेफाक क्यों नहीं होता है? कोई बात नहीं, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारे साथ भी ऐसा इत्तेफाक होगा। चलिए, तो अब देखो, अब जब ये ट्रेन चलती है तो ये खूबसूरत सी लड़की तुम्हें तो लगती है कैसे, मोशन में, कि ये मोशन में है, ये जा रही है, तुम्हारे दिल में एक टीस सी उठ रही है और ये जा रही है खूबसूरत सी लड़की इधर को कहीं, तो ये तुम्हारे लिए तो क्या हो गई, मोशन में है। लेकिन तुम्हारे बापू जो यहाँ बैठ के शराफत के साथ अखबार पढ़ रहे हैं, उन्हें ये लड़की कैसी लगेगी, रेस्ट पर लगेगी, उन्हें लगेगा कि ये लड़की रेस्ट में है, और तुम्हें यहाँ बाहर खड़े हो तो तुम्हें ये लड़की कैसी लग रही है, मोशन में है। तो क्या हुआ, जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो एक ही ऑब्जेक्ट की कंडीशन बदल गई, कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ट्रेन में अटैच कर रखा था, यानी ऑब्जर्वर हमारे ट्रेन में था, ठीक है, तब ये लड़की कैसी थी, रेस्ट में, और जैसे ही ऑब्जर्वर आया ट्रेन के बाहर लेकर आया हम ट्रैक प्लेटफॉर्म पर, तब क्या हुआ, ये लड़की लगने लगी मोशन में। तो समझ में आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चीज़ें किस तरीके से डिपेंड करती हैं। तो जो मैंने अभी शुरू में बताया था कि बुक जो कि टेबल पे पड़ी है, तो बताओ ये जो बुक टेबल पर पड़ी है ये रेस्ट में है या मोशन में है, रेस्ट या मोशन। बुक जो टेबल पर पड़ी है, टेबल पर रखी हुई है, ये बुक रेस्ट में है या मोशन में है, बताओ सारे बच्चे कमेंट में इसका आंसर बताओ। देखते हैं किसका आंसर सही होता है, कौन बालक अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करता है और बताता है कि ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा इसे। तो आई थिंक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है ट्राजेक्ट्री एंड इट्स इक्वेशन। तो क्या होती है ट्राजेक्ट्री? देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती हुई हो तो मूवमेंट के दौरान, उसके मोशन के दौरान जिस भी पाथ पर वो ऑब्जेक्ट चलेगी उसी पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की ट्राजेक्ट्री बोलेंगे। जैसे तुमने क्या किया, एक बॉल इस तरीके से उछाली, तुमने इस तरीके से एक बॉल फेंकी, तो ये बॉल जिस भी पाथ पे जाइए उस पाथ को, जो ये बॉल यहाँ से तुम्हारे पास से कीपर के पास तक जाने के लिए जो भी पाथ अपनाएगी, जो भी पाथ फॉलो करेगी, उसी पाथ को ही हम बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर मैंने यहाँ रखा, कहाँ, बोर्ड पर रखा, बोर्ड पे जब मैंने इसे रखा, ये इसकी टिप, मार्कर की टिप बोर्ड पर रखी। अब क्या होगा, जब मैं इसे चलाऊंगा, मोशन में लेकर आऊँगा, तो मोशन के दौरान ये जिस एक मार्ग छोड़ती चली जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मार्क लिखता हूँ मैं, MARK, ठीक है। तो जिस भी पाथ पे ये टिप चली, उस पाथ पे इसने क्या हुआ, अपने पीछे पीछे एक मार्ग छोड़ती चली गई।
जिस पाथ पे ये टिप चली, मार्कर की टिप जिस भी पाथ पे ये चली, अपने पीछे पीछे एक मार्क, एक निशान छोड़ती चली गई, और वो निशान ही क्या है, इसका पाथ है। तो ये टिप कहीं चली होगी, पहले ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर ये इस तरीके से ये फाइनली यहाँ पर इसने ये आकर रुक गई। तो ये क्या हुआ, जिस भी पाथ पे ये चली, अपने पाथ के उसी पाथ पे क्या हुआ, अपने पीछे पीछे एक निशान छोड़ गई। तो इसी निशान को ही हम क्या बोलते हैं, ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो चल रही, चलते चलते अपने एक मार्क छोड़ जाती है, एक निशान छोड़ जाती है, और वही निशान क्या हो जाता है, इस ऑब्जेक्ट का पाथ बन जाता है। तो इसी पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। तो अब ट्राजेक्ट्री की डेफिनेशन क्या आएगी, पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। क्लियर इतनी चीज़ चाहिए, तो इसे नोट कर लो। अब आता है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। क्या है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, देखो जैसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक्स वाई प्लेन है, इसमें ये कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, एक्स और ये वाई। अब इस एक्स वाई प्लेन में ये कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से इस पाथ पे चल रही है। तो अब तुम क्या करोगे, अगर इसके इस पाथ पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये पाथ है तो एक पॉइंट ये होगा, 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 एक पॉइंट ये होगा। अब तुम क्या करो, इन तमाम पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से किसी मैथमेटिकल रिलेशन के ज़रिए जोड़ दो। ठीक है, या ऐसे कह लें कि इस पाथ पर पड़ने वाले तमाम पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को इस पॉइंट पर पड़ने वाले तमाम पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के साथ किसी मैथमेटिकल रिलेशन के ज़रिए वहाँ पर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राजेक्ट्री इक्वेशन बोलेंगे, या ऐसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन कहलाएगा। क्या है ये, मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन दैट अटैचेस द एक्स कोऑर्डिनेट्स of a moving particle x coordinates of all the points of the path of a moving particle with y कोऑर्डिनेट्स। किसके साथ, y कोऑर्डिनेट्स इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। क्या कहते हैं हम इसे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये होगा सिंपली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एफ एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, क्लास 9th में मैथमेटिक्स में पढ़कर आए होंगे। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये मैथमेटिकल फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन कैसा भी हो सकता है, जैसे तुम्हारी इक्वेशन ये ऐसे भी हो सकती है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये इक्वेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। यहाँ पे यह डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का पाथ किस तरीके का है। तो ये इसी चीज़ को ही हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाँ सर आपने तो गर्दा उड़ा दिया, बिल्कुल जैसे वादा करा था। तो हम आए ही गर्दा उड़ाने के लिए हैं, गर्दा उड़ा देंगे गर्दा। तो मैंने कहा था ना कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तुमने तो मेरी नकल उतार ली पूरी। है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर साला इधर तकलीफ होता है जब कोई हमारी नकल उतार लेता है। हाँ कोई नहीं, चलिए फिर अब हम करते हैं फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पार्टिकल है। अब उस ऑब्जेक्ट का ये कोई पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप, और एक्स तुम्हारा दे रखा हो इस तरीके से x इज इक्वल टू जी टी, और y दे रखा हो इसका एच टी। क्या है मतलब, ये किसी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसका ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आई होप तुम्हें क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो मेरे वेक्टर जो मैंने लेक्चर कराया है, वेक्टर का जो चैप्टर कराया है, इस चैप्टर में वेक्टर लेक्चर में तुम जाकर देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओ, तुम्हें ये चैप्टर मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर का। लास्ट चैप्टर है वेक्टर सीरीज में का, ये लास्ट चैप्टर है जिसमें मैंने पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कवर अप किया है। तो वहाँ जाकर तुम देख सकते हो। तो किसी ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। ठीक है, x इस तरीके से x इज इक्वल टू जी टी, वाई इज इक्वल टू एच टी। ये क्या है, एक फंक्शन है। x भी कोई फंक्शन है t की टर्म में, और y भी कोई फंक्शन है t की टर्म में। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो ये एक इक्वेशन भी बन गई। एक इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू जी टी, एक इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू एच टी। ये दो अलग अलग इक्वेशन, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन बन गए। बाई x इज इक्वल टू जी टी और y इज इक्वल टू एच टी। ये दो इक्वेशन है, ये दो एक्सप्रेशन है। अब इसमें से जो भी ज़्यादा सिंपल हो, मान लेते हैं अगर x ज़्यादा सिंपल है तो हम x को सॉल्व करके t की वैल्यू निकाल लेंगे। हम y ज़्यादा सिंपल है, y को सॉल्व करके हम यहाँ पे t की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर थी चीज़। हमने क्या किया, यहाँ से जैसे मान ली इस कंडीशन में मैंने मान लिया कि x की जो ये वाली जो इक्वेशन है ये ज़्यादा सिंपल है, तो हमने इसे सिंपल मतलब इसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो, तो हमने इसे यहाँ सॉल्व किया और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली t की टर्म में। और t की यह वैल्यू हम क्या करेंगे, x अपॉन जी, जो भी तुम्हारी वैल्यू आई है t की, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। y में जो t की जो वैल्यू आई है यहाँ हम पुट कर देंगे। तो उसके बाद तुम्हें y इज इक्वल टू एफ ऑफ x करके एक फंक्शन यहाँ मिल जाएगा। यानी कि एक तुम्हें y इज इक्वल टू एक्स, y और x की टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी, और यही इक्वेशन तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री कहलाएगी। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। आर वेक्टर दे रखा है कोई पोजीशन वेक्टर किसी मूविंग पार्टिकल का, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। एक्स क्या है तुम्हारा इस तरीके से, एक्स इक्वल टू जी टी, वाई इक्वल टू एच टी। यहाँ पे तो जो भी इक्वेशन तुम्हारी ज़्यादा सिंपल हो उसे सॉल्व करोगे, टी की वैल्यू निकालोगे, दूसरी इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट कर दोगे, वाई और एक्स की टर्म में तुम्हें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसी को ही हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। समझ में आया? चलिए अब हम इस पर करते हैं कुछ सवाल जिससे तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री निकालना आसान लगे।
तो हमारी पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, दो ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, एक ये है क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं मेंस या एडवांस में, इसलिए मैं करा भी नहीं रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल की ट्राइजेक्टरी पे बनेंगे सवाल, फ़िलहाल इस पर नहीं बनते हैं, तो मैंने इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस हो जाए इसलिए करा रहा हूँ, वरना बनते नहीं। तो सिर्फ दो ही सवाल हैं, एक ये कराता हूँ, एक आखिरी सवाल, फिर लेक्चर कंप्लीट। तो क्या है, एक पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस स्कीम के ज़रिए कि x इक्वल टू माइनस का 4 cos पाई टी एंड y इज इक्वल टू माइनस का 2 sin स्क्वायर पाई टी। यानी कि जो x कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है वो इसके ज़रिए दिया जा रहा है, y कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है वो इसके ज़रिए दिया जा रहा है। तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी y और x की टर्म में ही होती है, तो तुम्हें एक इक्वेशन बनाना है y और x की टर्म में। तो y और x की टर्म में इक्वेशन बनाने के लिए तुम क्या करोगे, पहले इसमें से जो ज़्यादा सिंपल इक्वेशन हो उसे सॉल्व करके तुम क्या करोगे, यहाँ पे t की वैल्यू निकालोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, और ये कैसी इक्वेशन लग रही है तुम्हारी, ये आ रही है इस टर्म में, ठीक है। तो इसलिए इससे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो cos पाई टी तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस का x/4, ठीक है। और इसे लिख सकते हो तुम y इज इक्वल टू माइनस का 2, y इज इक्वल टू माइनस का 2, और साइन स्क्वायर पाई टी को लिख सकते हो तुम 1 माइनस का cos स्क्वायर पाई टी, और आगे इसे लिख सकते हो माइनस का 2 1 माइनस का cos पाई टी का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हो माइनस का 2 1 माइनस का cos पाई टी की जगह पे क्या लिख रखोगे, माइनस का x/4 रखोगे। तो ये हो जाएगा माइनस का x/4 का होल स्क्वायर, ओपन करो माइनस का 2 इंटू 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर यानी 16। अब स्क्वायर होने की वजह से यह टर्म हो गया तुम्हारा प्लस का, और यह है माइनस ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस प्लस अगेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन 8 y। बस इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी निकालते हैं। हमारा आज का आखिरी और कह सकते हैं सेकंड और आखिरी, यही आगाज़ भी है यही अंजाम भी है। दो ही सवाल थे। कोई एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है इस तरीके से कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखा है इस तरीके से, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 sin 5t आई कैप प्लस का 5 इंटू 1 माइनस का cos 5t जे कैप। तो तुम्हें क्या करना है, इसके इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या होती है, अगेन एक्स और वाई की टर्म में एक इक्वेशन होती है, उसी को ही हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम, देखो ये मैंने बताया था जब तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी कैसे निकालते हैं, ये मैंने सिखाया था तुम्हें, जब सिखाया था तब मैंने बताया था आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप का, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप। ये कोई तुम्हारे किसी पार्टिकल के इक्वेशन दे रही, किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो ये भी पोजीशन वेक्टर ही है। तो इससे और इस पोजीशन वेक्टर को इस पोजीशन वेक्टर से कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर x आ जाएगा तुम्हारा 4 sin 5t और y हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस का cos 5t। यहाँ से क्या करो, y यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 5t। cos 5t इस साइड में आएगा और y अपॉन 5 इस साइड में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 5t इज इक्वल टू 1 माइनस का y अपॉन 5। और
साइन 5t हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, साइन 5t हो जाएगा x/4। तो एक इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। तुम क्या करो यहाँ पे फर्स्ट को स्क्वायर करो और सेकंड का स्क्वायर करो, दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5t प्लस कॉस स्क्वायर 5t, और ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 1 माइनस का y/5 का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 5t प्लस कॉस स्क्वायर 5t की जगह पर आ जाएगा 1, और यहाँ पे स्क्वायरिंग होके ये हो जाएगी 1 माइनस का y/5 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे इसे इस तरीके से x² प्लस 1 माइनस का y/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री x और y की टर्म में हो गई। तुम चाहो तो इससे आगे और सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायर ओपन करके। कौन सा स्क्वायर ओपन करके? ये वाला। इतना छोड़ दो, ये भी काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री हो गई। तो आई थिंक तुम्हें ये सब चीज़ समझ में आई होगी। आई होप आई है तो अच्छी तरीके से कमेंट में ज़रा मुझे बताना कि हाँ समझ में आया, हमने इसे इस टॉपिक का गर्दा उड़ा दिया। बाय, हैव अ नाइस डे।